हेलो एवरीवन, वेलकम टू BL Babbles। एंड मैं वापस आ गई हूँ हेवनली ऑफिशियल्स ब्लेसिंग नॉवल की हिंदी एक्सप्लेनेशन के पार्ट 2 के साथ। बट पार्ट 2 स्टार्ट करने से पहले पिछले पार्ट का एक छोटा सा रिकैप हो जाए।รายการต่อไปนี้ तो हमने देखा था कि अवर मेन कैरेक्टर शेलियान एक टाइम पे शनला जैसे एक बहुत बड़े किंगडम के क्राउन प्रिंस थे, जो कि सिर्फ 17 साल की एज में फर्स्ट टाइम हेवन में असेंड हो जाते हैं। पर क्योंकि वो खुद के ही किंगडम की बर्बादी का कारण बन जाते हैं, उन्हें बैनिश कर दिया जाता है। कुछ समय बाद वो सेकेंड टाइम असेंड होते हैं, जो कि आज तक कभी नहीं हुआ था। पर एक अगरबत्ती के पूरा जलने से पहले ही उन्हें फिर से बैनिश कर दिया जाता है। पूरे 800 साल वो बस यहाँ से वहाँ घूमते और छोटे मोटे काम करते। उनके रहने और खाने का भी कोई ठिकाना नहीं था। पर फिर उनके अच्छे कर्म की वजह से उन्हें हेवंस में थर्ड टाइम असेंड किया जाता है। और अब आगे चैप्टर 2, थर्ड इंक्रीज टू हेवन। कॉन्ग्रेचुलेशंस योर हाइनेस द क्राउन प्रिंस। ये सुनकर प्रिंस लिंगवेन की तरफ देखकर स्माइल करते हैं और उससे थैंक यू बोलते हैं। सो लिंगवेन एक सिविल गॉड है, जो कि बेसिकली हेवंस की सेक्रेटरी है। लाइक एन एनसाइक्लोपीडिया, उसे सारे गॉड्स के बारे में और उनकी ड्यूटीज के बारे में सब पता रहता है। शेलियान पूछते हैं, पर कॉन्ग्रेचुलेशंस किस लिए? लिंगवेन रिप्लाइज कि गॉड्स जो कि बैनिश हो सकते हैं, उनकी लिस्ट पे शेलियान फर्स्ट नंबर पे है, जिसके लिए उन्हें 100 मेरिट्स मिलते हैं। शेलियान फर्स्ट प्लेस में इसलिए है क्योंकि जब वो असेंड हुए थे, हेवंस इतनी जोरों से शेक हुआ था कि एक पुरानी गाड़ी एक हेवनली ऑफिशियल के ऊपर गिर जाती है, जो कि वहीं से गुजर रहे थे। और बहुत से हेवनली ऑफिशियल्स के गोल्डन पैलेस तबाह हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनके लिए तुरंत टेम्पररी पैलेस बनवाना पड़ता है। और इस वजह से अब शेलियान के ऊपर पूरे 8,880,000 मेरिट्स का कर्ज हो गया है। हेवन में असेंड होना किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, विच मीन्स कि वो चूज नहीं कर सकते उन्हें गॉड बनना है या नहीं। उन्हें तो बस रैंडमली कोई अच्छा काम करने के बाद गॉड बना दिया जाता है। शेलियान ने भी 3 बार असेंड होना चूज नहीं किया था, पर अब वो यहाँ है जहाँ उनकी वजह से ऑलमोस्ट आधे हेवन को बहुत नुकसान हुआ है, और अब उसकी भरपाई शेलियान को ही करनी होगी, इवन व्हेन इट्स नॉट हिज फॉल्ट। अनफॉर्चुनेटली शेलियान के पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। मॉर्टल रन में तो वैसे भी वो कचरा इकट्ठा करने का काम करते थे। अगर ये पास में हुआ होता तो वो चुटकी बजाते ही सारा अमाउंट पे कर देते, वो भी बिना किसी परेशानी के। पर ये तो 800 साल पहले की बात है। शेलियान सोच ही रहे थे कि क्या करना चाहिए, तभी उन्हें कम्युनिकेशन एरे का याद आता है, जो कि एक तरीका है किसी से मेंटली कनेक्ट करने का। यूजुअली तो कम्युनिकेशन एरे के लिए पासवर्ड लगता है, बट कुछ पब्लिक कम्युनिकेशन एरे होते हैं जिसमें गॉड्स एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं बिना किसी पासवर्ड के। जब शेलियान एक कम्युनिकेशन एरे ज्वाइन करते हैं, ही हियर्स कि सारे गॉड्स उनके ही बारे में बात कर रहे थे कि इस बार प्रिंस हेवंस में कितनी देर तक टिक पाएंगे और फिर से बैनिश कर दिए जाएंगे। अपने बारे में बातें सुन के शेलियान शर्म के मारे तुरंत ही कम्युनिकेशन एरे एग्जिट कर देते हैं। गॉड्स तो बहुत राइचियस होते हैं ना, वो किसी के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं? सारे हेवनली ऑफिशियल्स की अपनी एक टेरिटरी होती है, और ज्यादातर ऑफिशियल्स डिफरेंट फैमिलीज जिनके बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं वहीं से असेंड हुए हैं, इसलिए उनके अंदर थोड़ी एरोगेंस तो होती है। पर शेलियान जब असेंड हुए थे तब उनमें बिल्कुल भी एरोगेंस नहीं थी, और अपने फर्स्ट असेंशन के बाद वो सारे हेवनली ऑफिशियल से मिले और खुद को इंट्रोड्यूस किया था। पिछले कम्युनिकेशन एरे से निकलने के बाद वो अब एक दूसरे कम्युनिकेशन एरे में एंटर करते हैं, जहाँ बहुत शांति थी। अचानक से एक आवाज आती है, ओह, द रॉयल हाइनेस द क्राउन प्रिंस एक बार फिर वापस आ गए हैं। दैट्स राइट, हेलो एवरीवन, मैं वापस आ गया हूँ। सारे हेवनली ऑफिशियल शेलियान को उनके असेंशन के टाइम होने वाले नुकसान की वजह से क्रिटिसाइज करने लगते हैं। तभी उन्हें लिंगवेन बताती है कि ये वही हेवनली ऑफिशियल है जिनके ऊपर वो एंशिएंट क्लॉक गिर गई थी। शेलियान गलती करने और माफी मांगने से यूज्ड टू थे, इसलिए वो तुरंत कहते हैं, अरे हाँ, मैंने वो घड़ी वाले इंसिडेंट के बारे में सुना। आई एम रियली सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। रिस्पॉन्स में वो दूसरा ऑफिशियल कुछ नहीं कहता और बस मुंह फेर लेता है। शेलियान को पता नहीं था कि वो कौन से हेवनली ऑफिशियल से बात कर रहे हैं, इसलिए वो उस ऑफिशियल से पूछते हैं कि माफ करना, पर मैं आपको क्या कहकर बुलाऊं? द टर्म टू रिस्पेक्ट यू। ये सुनकर सारे लोग बिल्कुल शांत हो जाते हैं, जैसे किसी ने सबको एक तमाचा लगा दिया हो। लिंगवेन फिर से शेलियान को बताती है कि आपको याद दिला दूं, आप श्वान ज़ेन से बात कर रहे हैं। श्वान ज़ेन?
इसका मतलब ये मोचिंग है। 800 साल पहले मोचिंग शनला के डिप्यूटी जनरल थे और अब श्वान सेन जुन एके मोचिंग गॉड ऑफ वॉर हैं, जो कि साउथ वेस्ट को कंट्रोल करते हैं और जिनके 7000 से भी ज्यादा टेम्पल्स हैं विद अ वेरी प्रोमिनेंट रेप्यूटेशन। लिंगवेन शॉक थी कि शेलियान मोचिंग को नहीं पहचाने, पर शेलियान ने मोचिंग को ऑलमोस्ट 500 और 600 ईयर्स से नहीं देखा था। सो मोचिंग बेसिकली शेलियान के पैलेस में काम करता था, विच मीन्स उन्हें सर्व करता था, एंड वो दोनों बहुत क्लोज भी थे। पर अब मोचिंग के शेलियान से भी कहीं ज्यादा टेम्पल्स हैं। पूरा एटमॉस्फेयर बहुत ऑकवर्ड हो गया। आफ्टर ऑल शेलियान और मोचिंग की हिस्ट्री बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रही है। जब शेलियान शनला के क्राउन प्रिंस थे, तब मोचिंग शनला किंगडम का एक पुअर सिटीजन था जिसके फादर एक क्रिमिनल थे और जो कि एक अच्छे टेम्पल में कल्टीवेशन प्रैक्टिस करने के लिए क्वालिफाइड नहीं था, जिसकी वजह से वो उसी टेम्पल में काम करने लगा, जैसे कि फ्लोर क्लीन करना और क्राउन प्रिंस को सर्व करना। पर शेलियन को मोचिंग के अंदर वो क्वालिटीज दिखी और उन्होंने टेम्पल के प्रीस्ट को कन्विंस किया कि वो मोचिंग को कल्टीवेशन की प्रैक्टिस करने दे। जब शेलियन असेंड हुए और हेवनली ऑफिशियल बने, तब उन्हें मोचिंग को अपना डिप्यूटी जनरल बना दिया और उसे साथ में हेवनली रेल्म लेके गए। एज यू कैन टेल, शेलियन ने मोचिंग के लिए बहुत कुछ किया। पर जब शनला में मुसीबत आई और क्राउन प्रिंस को बैनिश कर दिया गया, मोचिंग ने उन्हें फॉलो नहीं किया। ऑन टॉप ऑफ दैट, जब कोई शेलियन के बारे में कुछ बुरा बोलता, मोचिंग उन्हें कभी डिफेंड नहीं करता। उसने अपना रास्ता शेलियन से बहुत दूर कर लिया और पागलों के जैसे कल्टीवेशन किया जब तक कि वो खुद असेंड नहीं हुआ। उनके रोल सब उल्टे हो गए थे। एक टाइम पे शेलियन एक गॉड थे जिनके नीचे मोचिंग काम करता था और उसके बाद मोचिंग गॉड बन गया और शेलियन को बैनिश कर दिया गया। इस ऑकवर्ड साइलेंस के बीच कोई अचानक से चिल्लाता है, हु इज द जर्क जिसने मेरी गोल्डन पैलेस को तबाह किया, बाहर आओ। सब शांत रहते हैं और शेलियन के रिस्पॉन्स का वेट करते हैं। मोचिंग लाफ sarcastically, वो पर्सन कहता है, तो ये तुमने किया है? मोचिंग कहता है, किसी को केयरलेसली एक्यूज मत करो, मैंने नहीं किया है, पर जिसने किया है वो कम्युनिकेशन एरे में ही प्रेजेंट है, उसी से क्यों नहीं पूछते? ये सुन के शेलियन को एम्बैरेसमेंट होती है एंड वो कहते हैं, वो मैं था, मुझे माफ करना। लिंगवेन उन्हें विस्पर करती है कि ये गॉड नान येंग है, एके फेंगशिन। क्योंकि फेंगशिन अपना ज्यादातर वक्त अर्थ में रहते थे, उन्हें अभी पता लगता है कि शेलियन हैज रीअसेंडेड। फेंगशिन और शेलियन की भी हिस्ट्री रही है, पर अभी वो साउथ ईस्ट के एक बिलवेड गॉड ऑफ वॉर है जिनके 8000 से भी ज्यादा टेम्पल्स हैं। पर 800 साल पहले वो शनला का फर्स्ट जनरल था। फेंगशिन शेलियन का एक बहुत ही लॉयल और डिवोटेड बॉडीगार्ड था, वो भी तब से जब वो सिर्फ 14 साल का था। दोनों बेसिकली साथ में ही बड़े हुए थे। शेलियन के साथ वो हेवेंस आया और साथ में ही बैनिश भी हो गया। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ दिनों के बाद दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, जिसके बाद वो दोनों अलग हो गए और उसके बाद वो कभी नहीं मिले। चैप्टर 3, स्क्रैप कलेक्टिंग इमॉर्टल्स थर्ड असेंशन टू गॉडहुड। तो एक गॉड जिनके लिए कोई अगरबत्तियां नहीं लगाता, जिनके कोई टेम्पल्स और फॉलोअर्स नहीं बचे हैं, और जिसके 2 फॉलोअर्स जो उनके लिए काम करते थे आज हेवनली ट्रिब्यूलेशन पास करके इमॉर्टल गॉड्स बन चुके हैं। कम्युनिकेशन एरे में सब लोग एक्साइटेडली वेट कर रहे थे कि अब क्या ड्रामा होगा, बट टू एवरीवन्स डिसअपॉइंटमेंट फेंगशिन एरे को एग्जिट कर देता है। शेलियन सबसे एक और बार माफी मांगते हैं, पर तभी मोचिंग कहता है, तो क्या ये सब बस एक कोइंसिडेंट है कि वो क्लॉक मेरे ही ऊपर गिरी और फेंगशिन का ही पैलेस डिस्ट्रॉय हुआ? ये तो ऐसा लगता है कि कोई हमसे बदला ले रहा है। हाउएवर, शेलियन की किस्मत ही बहुत खराब है। अगर वाइन्स के 1000 कप्स होंगे जिसमें से एक कप में पॉइजन होगा, कोई शक नहीं है कि शेलियन वो पॉइजन वाला ही कप उठाएंगे। शेलियन कहते हैं कि वो जल्द से जल्द सारे नुकसान की भरपाई कर देंगे। इवन दो ऐसा लग रहा था कि मोचिंग कुछ बोलना चाह रहा है, वो चुपचाप कम्युनिकेशन एरे एग्जिट कर देता है। शेलियन सोच ही रहे थे कि वो 8.88 मिलियन का कर्ज कैसे पूरा करेंगे, तभी लिंगवेन उन्हें अपने पैलेस में इनवाइट करती है। लिंगवेन का पैलेस हॉल ऑफिशियल से भरा था, जिनके हाथों में बहुत सारे पेपर वर्क थे। हॉल में दूर दूर तक बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और स्क्रोल्स रखे हुए थे। एज आई टोल्ड यू बिफोर, लिंगवेन एक सिविल गॉड है एंड ऑन टॉप ऑफ दैट शी इज द हेड सिविल गॉड, सो उसे बहुत सी चीजें मैनेज करने रहती है और बहुत से काम करने होते हैं। वो शेलियन को बताती है कि एम्परर जुनवू ने पर्सनली शेलियन से हेल्प मांगी है। एक्चुअली नॉर्थ पार्ट से बहुत सी प्रेयर्स आ रही हैं, बट जुनवू वहाँ खुद नहीं जा सकते क्योंकि वो बहुत बिजी हैं। तो क्या शेलियन वहाँ जा सकते हैं? शेलियन ग्रेटिट्यूड के साथ इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इवन दो
जुनवू ऐसा शो कर रहे हैं कि शेलियन उनका ये काम करके उनकी हेल्प कर रहे हैं, बट एक्चुअली में जुनवू है जो शेलियन की हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे प्रेयर्स को पूरा करने के बाद शेलियन को बहुत सारे मेरिट्स मिलेंगे और वो अपना कर्ज चुका पाएंगे। लिंगुएन शेलियन को कुछ स्पिरिचुअल डिवाइसेस देना चाहती थी, पर शेलियन मना करते हुए कहते हैं कि मैं मॉर्टल वर्ल्ड में जाऊंगा तो इन्हें ऐसे भी इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज मेरे पास इन्हें एक्टिवेट करने के लिए स्पिरिचुअल एनर्जी तो है ही नहीं। तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चलती है कि शेलियन के पास स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है। पर क्यों? सारे गॉड्स के पास तो स्पिरिचुअल एनर्जी होती है ना। इसके बारे में अभी तो नहीं पता चलता, एंड वी जस्ट नो कि शेलियन के पास स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है। और कम्युनिकेशन एरे में एंटर करने के लिए भी स्पिरिचुअल एनर्जी लगती है, जो कि वो इसलिए एंटर कर पाए क्योंकि हेवेंस में स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो होती रहती है। बट मॉर्टल रियल्म में आपके पास खुद की स्पिरिचुअल एनर्जी होनी चाहिए यूज़ करने के लिए। जस्ट लाइक वाईफाई यूज़ आप एक पर्टिकुलर जगह तक ही कर पाते हो और उसके बाहर आपको खुद का इंटरनेट यूज़ करना पड़ता है, जस्ट लाइक दैट। लिंगुएन सजेस्ट करती है कि शेलियन को अपने साथ कुछ जूनियर ऑफिशियल्स को लेके जाना चाहिए उनकी हेल्प के लिए, बस शेलियन कहते हैं कि मेरी रेपुटेशन इतनी ख़राब है, मेरे साथ कौन ही जाना चाहेगा। स्टिल लिंगुएन बोलती है कि वो किसी को ढूंढेगी। शेलियन को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी और वो वहाँ से निकल के मॉर्टल रियल्म में आ जाते हैं। सो यू कैन सी दैट अभी तक सारे लोग शेलियन के अगेंस्ट है और सिर्फ लिंगुएन एंड जुनवू ही शेलियन की हेल्प कर रहे हैं। 3 दिन बाद शेलियन खुद को रोड के किनारे एक टी स्टॉल में पाते हैं जो कि माउंटेन्स के पास था। वो बहुत ही डस्टी और थके हुए लग रहे थे, क्योंकि जब वो हेवन से मॉर्टल रियल्म में आ रहे थे उनकी स्लीव एक क्लाउड में फंस जाती है और वो गिर जाते हैं। किसी तरह घूमते घूमते वो किसी और ही इलाके में पहुंच जाते हैं और उन्हें अपनी फाइनल डेस्टिनेशन में पैदल पैदल पहुंचने के लिए पूरे 3 दिन लग जाते हैं। यहाँ आने के बाद ही फाइनली रिलीव। शेलियन एक खाली टेबल पर बैठकर टी और स्नैक्स का ऑर्डर देते हैं, पर अचानक से उन्हें जोरों से रोने की और बैंड बाजी की आवाज आती है। वो जब इस आवाज की तरफ देखते हैं तो पाते हैं कि कुछ लोग रोड से एक मैरिज सेडान और यू कैन से एक डोली को लेकर जा रहे थे। जिस लाइक कैसे इंडिया में इस ट्रेडिशन को पहले फॉलो किया जाता था और बारात में हमेशा दुल्हन डोली में जाती थी, एग्जैक्टली लाइक दैट। दूल्हा और दुल्हन दोनों ही अपने मैरिज डे में रेड कलर के आउटफिट पहनते हैं और ब्राइड का फेस वेल और यू कैन से घूंघट से ढका हुआ होता है, जिसकी वजह से प्रॉपर्ली वो कुछ नहीं देख पाती और उसे मेड्स की जरूरत पड़ती है। मैरिज सेडान में ब्राइड ग्रूम के घर जाती है जहाँ पे मैरिज रिचुअल्स परफॉर्म होते हैं। नॉर्मली वेडिंग सेरेमनीज के दौरान एक खुशी का माहौल होता है, पर इस ब्राइड के आसपास बारात के सारे लोग बहुत ही उदास दिख रहे थे। लोगों की भीड़ को जाता हुआ देख शेलियन अपना स्क्रोल निकालने वाले थे जो उन्हें लिंगुएन ने दिया था, तब सडनली एक सिल्वर बटरफ्लाई उनकी आंखों के सामने आती है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल और डेलिकेट दिख रही थी। शेलियन खुद को रोक नहीं पाते और अपना हाथ उस बटरफ्लाई के आगे बढ़ाते हैं। वो बटरफ्लाई थोड़ी देर के लिए शेलियन के फिंगर टिप्स में आके बैठ जाती है और फिर उड़ जाती है। शेलियन उसे गुड बाय बोलते हैं और फिर अपनी टेबल की तरफ देखते हैं कि अब वहाँ पे 2 लोग आके बैठ चुके हैं। दोनों ही लोग 18 साल के जवान लड़के थे, जिसमें से पहला ऊंचा सा था और जिसका फेस हैंडसम बट एरोगेंट था। दूसरा लड़का डेलिकेट सा था और जिसका फेस बहुत ही प्रिटी था बट आउटर ऑरा उतना ही कोल्ड। दोनों के चेहरे का रंग कुछ सही नहीं लग रहा था। शेलियन पूछते हैं कि तुम दोनों कौन हो? एंड दे रिप्लाई नानफेंग एंड पुयाओ। तभी उसी वक्त लिंगुएन शेलियन से कम्युनिकेशन एरे के थ्रू कहती है उसने 2 मिडिल कोर्ट के जूनियर ऑफिशियल्स को भेजा है शेलियन के टास्क को पूरा करने में उनकी हेल्प करने के लिए। ओके, सो एक नया नोट ये है कि हेवन एक्चुअली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला जहाँ पे वो लोग रहते हैं जो कि खुद से असेंड होते हैं और जिसे अपर कोर्ट बोलते हैं, और सेकंड जहाँ पे लोगों को डेप्यूटी और जनरल बना के हेवंस में लाया गया है अपर कोर्ट के गॉड्स के द्वारा, एंड इट इज कॉल्ड द मिडिल कोर्ट। अपर कोर्ट वाले गॉड्स को ही हेवनली ट्रायल्स देना पड़ता है और फिर उसके बाद वो जिसको चाहे मिडिल कोर्ट में अपने साथ ला सकते हैं। एक्चुअली पहले इसे अपर कोर्ट और लोअर कोर्ट बुलाया जाता था, बट क्योंकि लोअर कोर्ट नाम बहुत ही अनप्लीजेंट लगता था, जिसकी वजह से लोअर कोर्ट के लोगों को कुछ ज़्यादा ही नीचा फील होता था, इसलिए इसका नाम लोअर कोर्ट से मिडिल कोर्ट कर दिया गया। अपर कोर्ट और मिडिल कोर्ट्स के ऑफिशियल में सिर्फ हेवनली ट्रायल्स का ही डिफरेंस होता है। मिडिल कोर्ट के गॉड्स भी अपर कोर्ट के गॉड्स जैसे ही टैलेंटेड और पावरफुल होते हैं। इट्स जस्ट कि वो यहाँ पे खुद से असेंड नहीं होते हैं और यहाँ पे वो किसी और के साथ आए होते हैं। शेलियन दोनों जूनियर ऑफिशियल्स को थैंक्स बोलते हैं यहाँ आके उन्हें असिस्ट करने के लिए, इवन दो समझ आ रहा था कि उन दोनों को यहाँ ज़बरदस्ती भेजा गया है और वो यहाँ नहीं आना चाहते थे। दोनों ही जूनियर ऑफिशियल्स एक दूसरे को गुस्से में घूर रहे थे।
और उन्हें देखकर कोई भी कह सकता था कि वो दोनों बिल्कुल भी खुश नहीं थे। तो नानफेंग बताता है कि वो फेंगशिन के अंडर एज अ बॉडीगार्ड काम करता है और फू याओ बताता है कि वो मोचिंग के अंडर काम करता है। शेलियान सरप्राइज थे कि ये दोनों हेल्पर्स उन दोनों लोगों के पास से आ रहे हैं जो शेलियान को सबसे ज्यादा नफरत करते हैं। शेलियान को लगता है कि लिंगवेन ने इन्हें यहाँ कुछ ट्रिक करके भेजा होगा। जैसे वो लोग बात कर रहे थे उससे साफ पता चल रहा था कि वो दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते। बड़ी सरप्राइजिंग बात है क्योंकि उनके जनरल फेंगशिन और मोचिंग भी एक दूसरे को पसंद नहीं करते। उन दोनों की नफरत एक दूसरे के लिए इतनी ज्यादा है कि इवन उनके वर्शिपर्स भी एक दूसरे को हेट करने लगे। वो अब क्योंकि वो दोनों यहाँ आ ही चुके हैं, शेलियान अपना स्क्रोल निकालते हैं और उन दोनों को ही मिशन की इंफॉर्मेशन एक्सप्लेन करने लगते हैं। बहुत साल पहले एक ब्राइड और ग्रूम शादी करने वाले थे, पर जब ग्रूम और उसकी फैमिली ब्राइड की मैरिज सेडान का वेट कर रहे होते हैं, वो मैरिज सेडान कभी आती ही नहीं, जिसके बारे में ब्राइड की फैमिली को भी कुछ नहीं पता था। वो बताते हैं कि वो मैरिज सेडान तो बहुत पहले ही निकल चुकी है। तो ब्राइड आखिरकार गई कहाँ? आखिर में वो लोग चारों तरफ तलाश करते हैं पर उन्हें ब्राइड कहीं नहीं मिलती। लोग अज्यूम करने लगते हैं कि वो ब्राइड कहीं भाग गई होगी, पर फिर कुछ साल बाद यही सेम चीज एक न्यू कपल के साथ होती है। बार बार कई सालों तक ऐसा चलता रहता है और ब्राइड्स लापता होती हैं, अंटिल एक दिन एक छोटी सी रोड में लोगों को एक आधा खाया हुआ पैर मिलता है। चैप्टर 4 डिस्कशन बिटवीन द 3 पोल्स इन द टेम्पल एट नाइट। उसके बाद से चीजें कंट्रोल के बाहर निकल गई। ड्यूरिंग 100 years अप्रोक्सीमेटली 17 ब्राइड्स लापता हो चुकी हैं। कभी कभी बहुत लंबे टाइम के लिए कुछ नहीं होता, पर कभी कभी बहुत ही कम समय के अंदर 2 ब्राइड्स डिसअपियर हो जाती हैं। बहुत ही जल्द एक डरावना लेजेंड लोगों के बीच में फैलने लगा। यूजुन माउंटेन में एक गोस्ट ब्राइड ग्रूम है जो कि उन ब्राइड्स को किडनैप कर लेता है जो कि उसे पसंद आती है, और बारात में जो भी लोग आते हैं वो उन्हें खा जाता है। शुरुआत में इस टाइप की प्रॉब्लम को हेवन में नोटिफाई नहीं किया जाता। ऑल्दो 17 ब्राइड्स मिसिंग है, पर 100 years से कई ज्यादा ब्राइड्स सेफली अपने ब्राइड ग्रूम के घर पहुंच जाती थी। लोगों ने बस अपनी बेटियों की शादी ज्यादा धूमधाम से कराना बंद कर दिया था। हाउएवर 17th ब्राइड एक बहुत बड़े मर्चेंट की बेटी थी जो उससे बहुत प्यार करता था। जब उसने इस लेजेंड के बारे में सुना, उसने 40 बहादुर मिलिट्री ऑफिशियल्स को हायर किया उसकी बेटी को ब्राइड ग्रूम के घर एस्कॉर्ट करने। पर इतनी प्रिपरेशन करने के बाद भी वो लड़की लापता हो जाती है। पर इस बार उस गोस्ट ने गलत इंसान से पंगा लिया था, क्योंकि वो मर्चेंट इतने रिचुअल्स करवाता है जब तक कि गॉड्स उसका रिप्लाई ना कर दे। ये सारी चीजें शेलियान दोनों ऑफिशियल्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं जो कि बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे और बस एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं। पर शेलियान इज यूज्ड टू दिस डिसरिस्पेक्ट। उन्हें पता भी नहीं था कि ये लोग उनकी बात सुन भी रहे हैं या नहीं। पर तभी नानफेंग पूछता है, क्या उन ब्राइड्स में कोई चीज कॉमन है? शेलियान कहते हैं, नॉट रियली। तभी फू याओ पूछता है, योर हाइनेस प्रिंस, आप कैसे कह सकते हैं कि वो गोस्ट एक ग्रूम है? किसी ने उसे देखा नहीं है, तो हम नहीं कह सकते कि वो कोई आदमी है या औरत, बूढ़ा है या जवान। शेलियान भी लाइक, ओह तो इनके पास दिमाग है। शेलियान स्माइल्स एंड रिप्लाइज, मैं तो लिंगवेन ने जो स्क्रॉल दिया है उसमें जो लिखा है बस वही बता रहा हूँ। उनकी बात करते करते शाम हो जाती है और वो टी हाउस से निकल जाते हैं। शेलियान अब बाहर निकल के सोने के इंतजाम के बारे में सोचने लग जाते हैं और माउंटेन्स की तरफ जा रहे होते हैं, क्योंकि वो इतने सालों से ऐसे रह रहे थे। उन्हें कैसी भी गंदी जगह में रहने की और सोने की आदत थी। नानफेंग और फू याओ उन्हें रोकते हैं और कहते हैं कि हम किसी टेम्पल में जाकर सोएंगे। वो अब ढूंढने लग जाते हैं कि कहीं आसपास कोई नानयांग या फिर शुआनज़ेन टेम्पल मिल जाए। थोड़ी ही देर में उन्हें एक नानयांग टेम्पल मिल जाता है जो कि फेंगशिन को बिलोंग करता था। रिमेंबर वन ऑफ शेलियान्स प्रीवियस अटेंडेंट्स? या वो टेम्पल बहुत ही बुरी हालत में दिख रहा था। जब वो अंदर जाते हैं तो उन्हें फेंगशिन का एक स्टैचू दिखता है। थोड़ी सी स्टैचूज के बारे में डिस्कशन होती है कि कैसे देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैचूज एंड टेम्पल्स। जो एरिया जितना ज्यादा अमीर होगा उतना ही ज्यादा पैसा वो स्टैचू में लगाते हैं और उसे बहुत रियलिस्टिक और एक्यूरेट बनवाते हैं, विच मीन्स कि सबसे ज्यादा वेल्दी एरियाज में ही बेस्ट लुकिंग टेम्पल्स और स्टैचूज होते हैं, गोल्ड वगैरह के। आगे ये भी एक्सप्लेन किया जाता है कि कैसे गॉड्स डिफरेंशिएट करते हैं रिच और पुअर के बीच। आप जितने ज्यादा गरीब होंगे आपकी प्रेयर्स को हेवनली ऑफिशियल्स उतना नहीं सुनते, और रिच लोगों की प्रेयर्स जल्दी सुन ली जाती है, क्योंकि गॉड्स बहुत सी ऐसी प्रेयर्स के बारे में कुछ नहीं करते जिसकी वजह से बहुत बुरी बुरी चीजें हो जाती हैं। ओके, एक नोट ये भी है कि कैसे मोचिंग अपने स्टैचूज को लेकर बहुत पिकी है, और इसलिए वो हमेशा अपने फॉलोअर्स के पास जाके उन्हें डराता है कि अगर स्टैचूज थोड़े भी बुरा दिखा
तो वो उसे डिस्ट्रॉय कर देगा। इसलिए मोचिंग के सिर्फ ब्यूटीफुल स्टैचूज ही एग्जिस्ट करते हैं। कि इस स्टोरी में वापस आते हैं। वो तीनों नोटिस करते हैं कि टेम्पल के सामने एक कोट एंड कोट बदसूरत लड़की प्रे कर रही थी। शेलियान देखते हैं कि उस लड़की के स्कर्ट के पीछे वाली साइड में एक होल है जो कि बहुत ही एम्बैरेसिंग लग रहा था। उस लड़की ने होल को नोटिस नहीं किया होगा क्योंकि वो बैक साइड में था। शेलियान को ये देखकर अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो नीचे आते हैं और अपना आउटर रोब उतार के उसे देने लगते हैं। पर वो लड़की उन्हें तुरंत ही एक चाटा मार देती है। उसे लगता है कि शेलियान कोई परवर्ट इंसान है जो कि उसके सामने अपने कपड़े उतार रहा है। पर इस दौरान नानफेंग और फुयाओ नोटिस करते हैं कि शेलियान की बॉडी में बहुत सारे बैंडेजेस लगे हुए थे। ये बैंडेजेस शेलियान की बॉडी के हजारों घाव को कवर कर रहे थे। इतनी सारी चोट लगने के बाद शेलियान को अब दर्द महसूस नहीं होता था। वो क्लमजी तो बहुत है पर अपनी मर्जी से नहीं। दिस इज सो सैड। एक पर्सन को इतना दर्द मिला है कि अब उसे किसी और दर्द का एहसास ही नहीं होता। इवन दो शेलियान गॉट स्लैप्ड, वो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं थे और अपना रोब उस लड़की को देके काम वॉइस में उसे होल के बारे में बताते हैं। उस लड़की का फेस शर्म के मारे लाल हो जाता है और उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो शेलियान का दिया हुआ रोब लेती है और वहां से जल्दी से चले जाती है। शेलियान नानफेंग और फुयाओ के पास अब एक लाल गर्ल लेके आते हैं। नानफेंग पूछता है कि वो वुंड्स अभी भी ओपन है। शेलियान को रियलाइज होता है कि वो दोनों क्या बोल रहे हैं और वो अपना रोब उतारते हैं। नानफेंग और फुयाओ के सामने अब शेलियान की स्नो जैसी वाइट बॉडी थी जिसमें बहुत सारे बैंडेजेस लगे हुए थे। वो शेलियान से पूछते हैं कि आपने किससे लड़ाई की थी? शेलियान कहते हैं किसी से नहीं, ये मेरी वजह से हुआ है। शेलियान को वो सारे वुंड्स तब मिले थे जब वो हेवन से डिसेंड हुए थे। शेलियान नोटिस करते हैं कि नानफेंग और फुयाओ की आंखें उनके नेक पे टिकी हुई है। उनका स्नो जैसा वाइट नेक जहाँ पे अब एक ब्लैक कॉलर बंधा हुआ है। एंड बूम, चैप्टर खत्म। सो सीरीज के दौरान शेलियान बहुत से मिशंस में जाते हैं और केसेस को सॉल्व करते हैं, बट ये सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। सो गाइज, स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।